येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। अमेरिका के पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य जाने। 1. येलोस्टोन अमेरिका के 2 राज्यों से बड़ा है। येलोस्टोन फॉल्स, येलोस्टोन नेशनल पार्क, मोंटाना, एमटी, 3,472 वर्ग मील में 2.2 मिलियन एकड़ से अधिक। येलोस्टोन रोड आइलैंड और डेलावेयर संयुक्त राज्यों से बड़ा है। इसका अधिकांश क्षेत्र व्योमिंग में स्थित है, लेकिन यह पड़ोसी मोंटाना और इडाहो में भी रेंगता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा नहीं है। यह गीजर, मड पॉट्स, स्टीम वेंट और हॉट स्प्रिंग्स की घनी एकाग्रता के लिए उल्लेखनीय है। यूनेस्को के अनुसार, जिसने येलोस्टोन को विश्व धरोहर स्थल नामित किया है, दुनिया के सभी ज्ञात भूतापीय सुविधाओं में से आधे पार्क के भीतर स्थित है। 2. लुइस और क्लार्क अभियान का एक अनुभवी येलोस्टोन देखने वाला पहला अमेरिकी हो सकता है। पृथ्वी कैसे बनी? येलोस्टोन भव्य प्रिज्मीय झरने। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ग्रैंड प्रिज्मीय स्प्रिंग्स, जबकि येलोस्टोन में मानव निवास का प्रमाण 10,000 से अधिक वर्षों से है। इसके भौगोलिक चमत्कार 19वीं शताब्दी तक अमेरिकियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात थे। साइट के पहले गैर भारतीय आगंतुक सबसे अधिक संभावना जॉन कोल्टर थे, जो लुइस और क्लार्क के कॉर्प्स ऑफ डिस्कवरी अभियान के पूर्व सदस्य थे, जिन्होंने एक फरवरी ट्रैपर और माउंटेन मैन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 1808 की सर्दियों में उन्होंने येलोस्टोन क्षेत्र में एक एकल यात्रा की और माना जाता है कि वे इसकी घाटियों, झरनों और गर्म झरनों की कहानियों के साथ लौटे। इसकी भूतापीय गतिविधि के अविश्वसनीय विवरण के बाद पास के एक क्षेत्र को कोल्टर्स हिल के रूप में भी जाना जाने लगा। जबकि इतिहासकार अभी भी कोल्टर की यात्रा की सीमा पर बहस करते हैं, अब कई लोग मानते हैं कि वे पहले श्वेत व्यक्ति थे जो बाद में येलोस्टोन नेशनल पार्क बन गए थे। 3. येलोस्टोन के शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक 37 दिनों तक वहां फंसा रहा। कूलिज उन कई राष्ट्रपतियों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों को महत्व दिया। जॉन कोल्टर की यात्रा के बाद के वर्षों में खनिकों और फरवरी ट्रैपर्स ने कभी-कभी येलोस्टोन में प्रवेश किया, लेकिन पहला संगठित सर्वेक्षण 9वीं शताब्दी के अंत तक शुरू नहीं हुआ। 1870 में इन यात्राओं में से एक के दौरान ट्रूमैन नेवर्ट्स नाम का एक मोंटाना नौकरशाह अपनी पार्टी से अलग हो गया और अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने घोड़े और अपनी अधिकांश आपूर्ति को खोने के बाद 54 वर्षीय ने 1 महीने से अधिक समय तक थिसल और स्थायी बर्फीले तूफान, प्रलाप और एक गर्म पानी के झरने से एक दर्दनाक जलन पर जीवित रहने में बिताया। अक्टूबर 1870 में जब वह अंततः जीवित पाया गया, तब तक उसका वजन केवल 90 पाउंड था और वह शीतदनश से इतना गंभीर रूप से पीड़ित था कि इसने उसके पैरों की हड्डी को खराब कर दिया था। एवर्स के बचाव दल ने उन्हें एक छाया के अलावा कुछ नहीं के रूप में वर्णित किया, लेकिन वे अंततः ठीक हो गए और यहाँ तक कि 37 डेज ऑफ पेरिल शीर्षक से अपनी परीक्षा का एक लेखा जोखा भी लिखा। उनके जीवित रहने की अद्भुत कहानी को तब से येलोस्टोन को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के आंदोलन को प्रचारित करने में मदद करने का श्रेय दिया गया है। 4. पार्क उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े सुपर वोल्केनो के ऊपर स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्योमिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूल भाप और सुपर वोल्केनो का बुलबुला। येलोस्टोन के गीजर, हॉट स्प्रिंग्स और फ्यूमरोल के शुरुआती खातों को अक्सर सीमांत किंवदंतियों के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक अब जानते हैं कि वे पार्क के नीचे स्थित पर्यवेक्षक का परिणाम है। प्रणाली को अभी भी सक्रिय माना जाता है और इसमें मैग्मा का एक भंडार है जो ग्रैंड कैनियन को कई बार भरने के लिए पर्याप्त है। जबकि वैज्ञानिक किसी भी समय जल्द ही होने वाले विस्फोट के बारे में चिंतित नहीं है। आखिरी लगभग 640,000 साल पहले था ज्वालामुखी इतना शक्तिशाली है कि संभावित रूप से महाद्वीपीय संयुक्त राज्य के अधिकांश हिस्से को राख में बदल सकता है। 5. येलोस्टोन की रचना में एक चित्रकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थॉमस मुरन द्वारा येलोस्टोन लेक पेंटिंग। येलोस्टोन के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय 1871 की गर्मियों में आया, जब भूविज्ञानी फर्डिनेंड हेडेन ने इस क्षेत्र में पहले संघ द्वारा वित्त पोषित अभियान का नेतृत्व किया। वनस्पतिविदों और प्राणीविदों के साथ हेडेन की टीम में एक फोटोग्राफर और थॉमस मोरन नाम का एक युवा कलाकार भी शामिल था, जिसने येलोस्टोन की चट्टानों, गीजर और नदियों के 30 से अधिक रेखाचित्र और जल रंग तैयार किए। तस्वीरों के साथ मोरन की कलाकृतियों ने अमेरिकियों को क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता की पहली झलक पेश की। जब चित्रों को बाद में कांग्रेस में प्रदर्शित किया गया,
तो उन्होंने येलोस्टोन को राष्ट्रीय खेल का मैदान बनाने के विचार से कई राजनेताओं को जीतने में मदद की। 27 फरवरी 1872 को प्रतिनिधि सभा ने इस क्षेत्र को अमेरिका के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित करने के पक्ष में 115 से 65 वोट दिए। राष्ट्रपति यूलिसिस ग्रांट ने 2 दिन बाद ही बिल पर हस्ताक्षर कर कानून बना दिया। 6. येलोस्टोन को मूल रूप से वंडरलैंड उपनाम दिया गया था। येलोस्टोन का दूरस्थ स्थान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपने पहले कई वर्षों के दौरान इसे केवल कुछ हजार आगंतुक मिले, लेकिन उत्तरी प्रशांत रेल मार्ग के 1883 के पूरा होने के बाद में पर्यटन में विस्फोट हो गया। लुइस कैरोल की पुस्तक एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की लोकप्रियता को भुनाने के लिए उत्तरी प्रशांत ने एक विज्ञापन अभियान शुरू किया, जिसने पार्क को अमेरिका के न्यू वंडरलैंड के रूप में प्रस्तुत किया। 1885 के एक पैम्फलेट में स्वयं एलिस का एक काल्पनिक समर्थन भी शामिल था, जिसने येलोस्टोन के भूगोल का बेदम विवरण पेश किया था। पार्क, मैं आपको बता दूं, एक विस्तृत क्षेत्र है जो सचमुच सबसे अद्भुत चरित्र की प्राकृतिक जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। चरित्र ने जोर दिया, मुझे बताओ, क्या यह वंडरलैंड नहीं है? 7. अमेरिकी सेना ने 30 से अधिक वर्षों तक पार्क चलाया। येलोस्टोन में अभ्यास करती घुड़सवार सेना की टुकड़ी। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान येलोस्टोन को अल्प सरकारी धन और प्रभावी अधीक्षकों की एक श्रृंखला के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पर्यटकों ने पार्क के गीजर और रॉक संरचनाओं में तोड़फोड़ की, और शिकारियों और निजी हितों ने इसके जंगली खेल का शिकार किया और इसकी लकड़ी काटा। नुकसान केवल 1886 में धीमा हो गया था, जब एक अमेरिकी सेना की घुड़सवार कंपनी को येलोस्टोन का प्रशासन करने और अपने प्राकृतिक खजाने की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। सैनिकों ने तुरंत स्क्वैटर्स को खदेड़ने, शिकारियों को घेरने और नियमों को लागू करने के लिए काम किया, और 1894 तक उनकी सफलताओं ने कांग्रेस को पार्क के वन्यजीवों की रक्षा के लिए एक नया कानून पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सेना बल 1918 तक येलोस्टोन के वार्डन बने रहेंगे, जब उन्होंने नवंबर निर्मित राष्ट्रीय उद्यान सेवा को बागडोर सौंप दी। 8. येलोस्टोन में देश का सबसे पुराना बाइसन झुंड शामिल है। बाइसन और इसरक्वेले। येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्यूमिंग। राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार येलोस्टोन संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र स्थान है जहां प्रागैतिहासिक काल से भैंस लगातार घूमते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में पार्क का झुंड घटकर सिर्फ 30 जानवरों तक रह गया, जब ओवरहंटिंग ने बाइसन को विलुप्त होने के कगार पर ले जाने में मदद की, लेकिन बाद में आबादी ने अधिक प्रभावी नेतृत्व और सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया। येलोस्टोन में रहने वाले लगभग 5500 बाइसन आज देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने फ्री रेंज झुंड हैं। 9. पार्क में एक बार भालू लॉन्च काउंटर दिखाया गया था। येलोस्टोन में राष्ट्रीय उद्यान सेवा प्रबंधन के शुरुआती दिनों में भालुओं को कचरे के ढेर में खिलाया जाएगा। अपने अधिकांश इतिहास के लिए येलोस्टोन के पास पार्क के मैदानों में खुली हवा में कचरा डंप था। कूड़े के ढेर भले ही आंखों के लिए परेशानी का सबब रहे हों, लेकिन चूंकि वे मैला ढोने वाले जानवरों को आकर्षित करते थे, इसलिए वे खाने के उन्माद के बीच काले भालू और घड़ियाल को पकड़ने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान बन गए। 1920 और 30 के दशक में पार्क संचालकों ने पर्यटकों के लिए ब्लीचर्स भी लगाए और कूड़े के गड्ढों पर संकेत पोस्ट किए, जिन पर लिखा था, केवल लॉन्च काउंटर केवल भालू के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डंप को जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि कई पर्यटक भालू के हमलों में घायल नहीं हुए थे। 10. ओल्ड फेथफुल उतना वफादार नहीं है जितना एक बार था। दुनिया में सबसे लोकप्रिय गीजर। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर। अमेरिका। येलोस्टोन के सभी गीजर में से कोई भी ओल्ड फेथफुल से ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं है, जो हवा में 180 फीट पानी उगलने में सक्षम है। गीजर ने पहली बार 1870 में अपना नाम कमाया, जब शुरुआती खोजकर्ताओं के एक समूह ने नोट किया कि यह बजकर 60 मिनट में लगभग एक बार फटता है। शुरुआती पार्क के प्रमोटरों ने ओल्ड फेथफुल को हर घंटे के रूप में विज्ञापित किया, लेकिन दशकों के भूकंप, जिसमें 1959 में एक भी शामिल था, जिसे रिक्टर पैमाने पर 7.5 मापा गया था, ने तब से भूमिगत वेदर के अपने नेटवर्क को बदल दिया है और इसे धीमा कर दिया है। इन दिनों गशर अक्सर विस्फोटों के बीच 90 मिनट तक का ब्रेक लेता है।